आर्मी में अफसर बनने का सपना देखने वालों के लिए किसी गुरुकुल से कम नहीं है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। देहरादून में करीब 1400 एकड़ में फैली एकेडमी सेना के सबसे बहादुर ऑफिसर तैयार करती है। यहां तैयार होने वाले योद्धाओं ने हर तरह से अपने दुश्मन को मात देने की ट्रेनिंग ली है। यहां भारत के सबसे एलीट ऑफिसर तैयार होते हैं जो आगे चलकर सेना में बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अब तक करीब 65,000 आर्मी ऑफिसर देश की सेना के लिए तैयार करने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी 92 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन आईएमए के बनने की कहानी भी अपने आप में किसी जंग से कम नहीं है। आज हम इस वीडियो में इसके बनने की इसी ऐतिहासिक जंग के इतिहास को जानेंगे। आखिर क्यों अंग्रेज ब्रिटिश सेना में इंडियंस को ऑफिसर नहीं बनाते थे और आखिर क्यों उन्हें आईएमए जैसे एक संस्थान की जरूरत पड़ गई, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। देहरादून की इंडियन नेशनल एकेडमी की स्थापना 22 अगस्त साल 1932 के दिन हुई थी और इसकी स्थापना की शुरुआत हुई थी पहले वर्ल्ड वॉर से, जो कि 1914 से शुरू हुआ था। इस एकेडमी की स्थापना का मकसद था भारत के लोगों को ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर देना। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। असल में ब्रिटिश आर्मी में सारे अफसर अंग्रेज हुआ करते थे, एक भी भारतीय ऑफिसर नहीं होता था। उन्हें बहुत छोटी पोस्ट दी जाती थी। इंडियंस के लिए जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो सूबेदार की पोस्ट थी, जो कि काफी टाइम बाद जाकर मिलती थी। वहीं अंग्रेजों को किंग्स कमीशन मिलता था, यानी कि ब्रिटेन के राजा द्वारा आर्मी में ऑफिसर का पद दिया जाता था और किसी भी इंडियन को किंग्स कमीशन नहीं मिलता था। यही वजह थी कि एक नया कमीशन हुआ अंग्रेज भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखने वाले भारतीय ऑफिसरों से काफी सीनियर हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है कि भारतीय सैनिकों को ऑफिसर बनाने की बात कभी चली नहीं। 19वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के तमाम हिस्सों पर कब्जा कर रही थी, तब कई इंडियंस भी उनकी सेना का हिस्सा थे। साल 1760 में अंग्रेजों ने अपनी सेना में एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने मोहम्मद यूसुफ अली खान नाम के एक सूबेदार को मद्रास आर्मी का कमांडेंट बनाया। लेकिन यूसुफ अली खान ने अपने आप को मद्रास और तिरुनवेली का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने बाद में यूसुफ को पकड़कर फांसी दे दी और कान पकड़ दिए कि अब इंडियंस को वो ऑफिसर नहीं बनाएंगे। इसके बाद 1857 का जब विद्रोह हुआ तो ऑफिसर बनाने का ख्याल एकदम से ही अंग्रेजों के जहन से उतर गया, क्योंकि ऑफिसर अगर विद्रोह करेंगे तो उसे संभालना तो बेहद मुश्किल हो जाता। लेकिन इन सारे सबकों के बाद भी साल 1900 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने आर्मी के भारतीयकरण का प्रपोजल रखा। उनके प्रपोजल पर भारत के कई शाही घरानों से 20-30 लोगों को इकट्ठा किया गया और इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स यानी आईसीसी बनाया गया। लेकिन यह बस एक दिखावे का स्कूल था, क्योंकि इन लोगों के पास कोई पावर नहीं थी। इसीलिए साल 1915 में इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन जिस दौरान इस कैडेट को खत्म किया जा रहा था, उसी दौरान पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में झोंकी जा चुकी थी। अंग्रेज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। भारत के नेताओं को इस मौके पर लगा कि अगर वो ब्रिटेन का साथ देंगे और ब्रिटेन जीत गया तो शायद ब्रिटेन उन्हें डोमिनियन स्टेटस दे देगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि एक सरकार होगी जो ब्रिटिश झंडे के नीचे काम करेगी, लेकिन सरकार भारत के लोग ही चलाएंगे। इधर भारत में आंदोलन तो चल रहे थे, लेकिन वो इतने बड़े आंदोलन नहीं थे कि अंग्रेजों को बड़े स्तर पर परेशान कर सकें। ऐसे में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और दूसरे नेताओं ने इस विश्व युद्ध में साथ देने का ऐलान किया। उधर भारत में जो स्वतंत्र रियासतें थी, वो भी वर्ल्ड वॉर को अंग्रेजों को अपनी वफादारी साबित करने का सही मौका समझ रही थी। इसीलिए इन रियासतों में भी अंग्रेजी सेना में शामिल होने की होड़ सी मच गई। इन्हीं वजहों से वर्ल्ड वॉर के दौरान करीब 10 लाख इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। इस लड़ाई में 60,000 से भी ज्यादा इंडियंस मारे गए, करीब 70,000 लोग घायल हुए। हजारों तो ऐसे थे जिनका कुछ पता ही नहीं चल पाया। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद ब्रिटिश आर्मी में शामिल इंडियंस को कोई बड़ा क्रेडिट नहीं मिला। हालांकि साल 1917 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू ने यह घोषणा की कि भारत में प्रशासन के हर ब्रांच में इंडियंस को शामिल किया जाएगा। यह भी लिखा गया कि भारतीय भी किंग्स कमीशन पाने के हकदार होंगे। इन्हीं रिफॉर्म्स की बदौलत 25 अगस्त 1917 के दिन 7 इंडियंस को किंग्स कमीशन ग्रांट किया गया। इन लोगों को किंग्स कमीशन इंडियन ऑफिसर यानी KCIO कहा गया। इसी साल ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी पेश की गई। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता और उनके साहस की प्रशंसा की गई। इसमें यह भी तय किया गया कि ब्रिटेन के सैंडहर्ट्स में मौजूद रॉयल मिलिट्री कॉलेज में 10 सीटें इंडियंस के लिए रिजर्व होगी, यानी कि वो ऑफिसर बन पाएंगे। अब सेना के स्तर पर ये बातें तो हो गई थी,
लेकिन जो भारत के नेता चाहते थे यानी कि डोमिनियन स्टेटस, वो नहीं मिल पाया। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। फिर 1919 में भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। उम्मीद थी कि डोमिनियन स्टेटस पर बात होगी, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं बनी। उल्टे 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नतीजा ये निकला कि इंडियंस भड़क गए, माहौल टेंशन से भरा था। 2 साल बाद 1921 में लेजिस्लेटिव असेंबली की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारतीय सदस्यों ने और भी ज्यादा भारतीयों को ऑफिसर रैंक पर भर्ती करने की मांग उठाई। इसी बीच कांग्रेस नेता तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। इस कमेटी ने अंग्रेज सरकार के सामने 3 मांगे रखी। पहली, किंग्स कमीशन पाने वाले ऑफिसर्स में से 25% भारतीय होने चाहिए। ट्रेनिंग पाने वाले इंडियंस को वो सभी फैसिलिटीज दी जाएं जो अंग्रेज ऑफिसर्स को मिलती हैं। तीसरा, रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट की तर्ज पर भारत में भी एक मिलिट्री एकेडमी खोली जाए ताकि भारतीय देश में ही रहकर ट्रेनिंग ले सके। अब इस तीसरी मांग पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यही मांग आगे चलकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी का रास्ता खोलेगी। तो हुआ यह कि 13 मार्च 1922 के दिन देहरादून में एक मिलिट्री कॉलेज की स्थापना तो हुई, लेकिन इस कॉलेज में सिर्फ प्राइमरी ट्रेनिंग होती थी। अगर आपको कमीशन पाना है यानी कि ऑफिसर बनना है तो फिर से इंग्लैंड में सैंडहर्स्ट जाना पड़ता था। एक तरह से इस कॉलेज का कोई खास मतलब था नहीं। फिर इसी कड़ी में साल 1925 में इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने सरकार को 3 बड़ी सिफारिशें दी। पहली, सैंडहर्स्ट में इंडियंस का रिजर्वेशन डबल कर दिया जाए। दूसरा, इंडियंस को सिर्फ पैदल सेना में ऑफिसर ना बनाया जाए, बल्कि आर्टिलरी, सिग्नल और इंजीनियरिंग इन डिपार्टमेंट्स में भी ऑफिसर्स की पोस्ट दी जाए। और तीसरा, एक ऐसा कॉलेज जो भारत में हो, जिससे भारत में ही ऑफिसर्स को कमीशन किया जा सके, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग देके ऑफिसर बनाया जा सके। अब इन शर्तों में से 2 को तो मान लिया गया, लेकिन भारत में ऑफिसर्स को कमीशन करने की बात नहीं मानी गई। अंग्रेजों के इस कदम का बहुत विरोध हुआ। नेहरू ने भी इसका विरोध करते हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा था कि हमें अपनी सेना में भारतीय अधिकारी नियुक्त करने हैं। ऐसे में भारतीयकरण का कोई मतलब नहीं है। असल में हम जो चाहते हैं वो है सेना के यूरोपीयकरण से छुटकारा। फिर इसके बाद जब 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब भी भारत में एक मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की बात रखी गई। फिर फाइनली कई कोशिशों के बाद साल 1931 में अंग्रेज सरकार कॉलेज खोलने की बात पर मानी और 10 दिसंबर 1932 को IMA का उद्घाटन किया गया। ठीक इसी साल यहाँ पर 40 कैडेट्स का पहला बैच भी पहुंचा। इस बैच के लोग खुद को पायनियर बुलाया करते थे। इस स्कूल के पहले ट्रेनर फील्ड मार्शल फिलिप चेटवुड थे। वैसे आपको बताऊं तो इस बैच में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और दूसरे फील्ड मार्शल KM करियप्पा भी शामिल थे। इंडिया में अभी तक सिर्फ इन दोनों को ही फील्ड मार्शल की रैंक दी गई है और KM करियप्पा भारत के पहले किंग्स कमीशन वाले बैच में भी शामिल थे। आज़ादी के बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यहाँ के कई ट्रेनर्स भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। साल 1947 में ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह इसके पहले कमांडेंट बने और ये जिम्मेदारी पाने वाले वो पहले इंडियन थे। साल 1960 में इसका नाम बदलकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्रिटिश भारत में भारतीय सैनिकों को हक दिलाने की कहानी, जो 1900 से शुरू हुई और 32 साल बाद साल 1932 में जाकर खत्म हुई। IMA आज भारत के सबसे प्रेस्टिजियस डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जहां भारत के सबसे एलीट ऑफिसर्स को चुना जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।